प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के गर्ल्स स्कूल का यह दर्दनाक और खौफनाक वाकया है जहां के वॉशरूम में एक 15 साल की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्ची इसी स्कूल की स्टूडेंट थी। यह वीडियो तेजी से वायरल क्यों हुई? आप सभी वालिदैन से गुजारिश है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी या कॉलेज, और सभी बच्चे भी इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक और आगाही है। यह वाकया इस स्कूल में मौजूद एक टीचर की जुबानी आपको सुनाने जा रहे हैं। वह कहती हैं कि हमेशा की तरह मैं सबसे पहले स्कूल पहुंच गई थी और स्टाफ रूम में भी कोई मौजूद नहीं था। इक्का दुक्का लड़कियां ही अपनी क्लासों की तरफ जा रही थीं। मेरे शौहर मुझे छोड़ते हुए स्कूल अपने दफ्तर जाते थे। इनका दफ्तर काफी दूर था, इसलिए वह जल्दी निकलते तो मुझे भी स्कूल छोड़ देते थे। मैं स्टाफ रूम की तरफ जाने लगी ताकि बुर्का उतार सकूं, मगर अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा और मुझे ख्याल आया कि मैंने तो जरूरत का सामान ही नहीं लिया। दरअसल मेरे पीरियड के दिन शुरू होने वाले थे और मैं यह बात भूल गई थी। तो मैंने शुक्र किया कि मेरे बैग में जरूरत का सामान मौजूद था। मैंने जल्दी से बैग निकाला। अभी स्कूल में कोई भी नहीं आया था और टीचर्स वॉशरूम काफी दूर थे, इसीलिए मैं बच्चियों वाले वॉशरूम में पहुंच गई ताकि यह मसला किसी तरह हल हो जाए। मुझे डर था कि कहीं मेरे कपड़ों पर दाग न लग जाए, क्योंकि ऐसे में बड़ी परेशानी और शर्मिंदगी होती है। लेकिन स्टूडेंट वॉशरूम में जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा, मेरी तो चीखें सारे स्कूल में गूंजने लगी। मैं फौरन उल्टे कदम वॉशरूम से बाहर निकली थी। इतने में ही दूसरी टीचर्स और प्रिंसिपल भी आ गईं, क्योंकि स्कूल लगने का वक्त हो चुका था। और मेरी ऐसी हालत देखकर प्रिंसिपल साहिबा पूछने लगी, क्या बात है? लगता है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने परेशानी के आलम में इन्हें बताया कि मैं वॉशरूम में क्या मंजर देखकर आई हूं। वह एकदम हक्का बक्का हो गईं। दूसरी टीचर्स भी हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी, क्योंकि यह गर्ल्स स्कूल था और इसके वॉशरूम में इस तरह का मामला होना निहायत ही संगीन बात थी। प्रिंसिपल फौरन ही खुद वॉशरूम की तरफ बढ़ी और थोड़ी देर बाद ही नाक पर कपड़ा रखकर वापस आ गईं। स्कूल में काम करने वाली माशियां आ चुकी थीं और प्रिंसिपल साहिबा ने फौरन इन्हें बुलाया और इनसे कहा, जाओ अंदर वॉशरूम में मौजूद बच्ची को उठाकर स्टाफ रूम की तरफ लेकर आओ। वह दोनों बड़ी ही मुश्किल से इस बेहोश बच्ची को लेकर स्टाफ रूम में पहुंच गईं, जो वॉशरूम में बेहोश पड़ी थी और इसका सारा यूनिफॉर्म खून से आलू हो चुका था। प्रिंसिपल साहिबा के पीछे ही कुछ सीनियर टीचर्स और मैं भी स्टाफ रूम में पहुंच गईं। बाकी की टीचर्स को प्रिंसिपल साहिबा ने यह हिदायत दी थी कि आप स्कूल की दूसरी क्लास को देखें। यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लड़कियों के वॉशरूम को भी ताला लगवा दिया गया था। प्रिंसिपल साहिबा बच्ची को होश दिलाने की कोशिश करने लगीं, लेकिन इसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। मेरा ख्याल था कि इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा बहुत ज्यादा खौफ खा रही थीं, क्योंकि यह बात कोई मामूली नहीं थी। पुलिस केस बन सकता था और स्कूल की भी बदनामी होती। सारा मामला प्रिंसिपल साहिबा पर आकर रुकता और हर सवाल का जवाब इन्हें देना पड़ता, इसलिए वह इस मामले को अंदर ही अंदर दबाना चाह रही थीं। फिर इन्होंने अपनी जानने वाली एक लेडी डॉक्टर को फोन करके बुलाया और आकर इसने इस बच्ची का चेकअप किया तो वह कहने लगी, इसकी जान को खतरा है, इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अगर जल्दी इसे होश नहीं आया तो मुझे डर है कि यह सदमे में जा सकती है या फिर यह मर भी सकती है। डॉक्टर ने तो बुरी तरह से हमें डरा दिया था। मैंने प्रिंसिपल साहिबा से कहा, ज्यादा देर न करें, किसी करीबी अस्पताल ले चलते हैं, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं खुद एक बेटियों की मां थी, इसलिए इस बच्ची की हालत देखकर मेरा दिल कांप रहा था। फिर मैं ही प्रिंसिपल साहिबा के साथ इस बच्ची को लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने इसे हाथों हाथ ले लिया। फिर वह लोग इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए। प्रिंसिपल साहिबा मुंह घूरते हुए कहने लगी, यह बच्ची आपकी क्लास में पढ़ती है ना? क्या आपको मालूम है कि यह मामला क्या है? यह कब से चल रहा है? यह एक दिन की बात तो नहीं हो सकती। प्रिंसिपल साहिबा की बात पर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वाकई ही एक दिन की बात नहीं थी। काफी दिनों से मैं बहुत कुछ देख रही थी और महसूस भी कर रही थी, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी।
कुछ ही देर गुजरी थी कि प्रिंसिपल साहिबा के पास स्कूल से फोन आ गया। सीनियर टीचर्स बता रही थीं कि स्कूल की बच्चियों में यह बात फैल चुकी है और लाख छुपाने के बावजूद भी सरगोशियां में वही बातें कर रही हैं। अब प्रिंसिपल साहिबा मजीद डर गईं। इन्हें डर था कि स्कूल की बदनामी होगी। प्रिंसिपल साहिबा के तो पसीने छूट रहे थे क्योंकि बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में थी और जो कुछ भी हुआ था वह स्कूल की चार दीवारी के अंदर हुआ था। इसलिए इनकी जान हवा हो रही थी कि अब वह एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। वह मुझसे कहने लगी, किसी तरह भी इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो। इस बच्ची के वालिद को बुलाओ और इन्हें बुरा भला कहकर इस बच्ची को इनके आश्रय में छोड़ दो। हम वापस स्कूल चले जाएंगे, फिर यह किस्सा यहीं खत्म हो जाएगा। मेरा दिल इस बात के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहिबा के दबाव में आकर मैंने इस बच्ची के घर वालों को बुलाया। वह बच्ची यतीम थी, बस इसके सिर पर इसकी माँ का साया था और इसकी माँ मेरे थोड़ी दूर की पड़ोसी थी। घर की सफाई का काम करती थी, इसलिए इसे बुलाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मगर जब वह हॉस्पिटल आई और उसे सारे मामले का बताया गया तो वह चीख चीख कर रोने लगी और हमें ही बुरा भला कहने लगी। उसकी चिल्ला चिल्ला के बोलने पर अस्पताल के काफी लोग जमा हो गए और यह बात तमाशा बनने लगी। तो प्रिंसिपल साहिबा ने बड़ी मुश्किल से इसे खामोश करवाया और इसे धमकाया कि अगर वह चुप नहीं हुई तो इसी की बेटी की बदनामी होगी। यह सुनकर वह खामोश हो गई। फिर प्रिंसिपल साहिबा बड़े ही बुरे तरीके से इसे पूछताछ करने लगी। तुम्हारी बेटी क्या करती रही थी? तुम कैसी माँ हो? तुम्हें पता ही नहीं चला और तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। प्रिंसिपल साहिबा के इन लफ्जों से इस औरत के चेहरे का रंग उतर गया और वह बड़े ही हैरान होकर प्रिंसिपल साहिबा को देख रही थी। शायद इसे इस लहजे की और इस अल्फाज की तवक्कल नहीं थी। प्रिंसिपल साहिबा बस इसकी कोशिश में थी कि किसी तरह इस मामले को इसकी माँ के सिर डालकर खुद वह वापस स्कूल पहुंच जाएं और फिर इस मामले से किनारा अख्तियार कर लें। जबकि इसकी माँ का कहना था कि मेरी बच्ची बहुत ही नेक है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वह तो हमसे पूछ रही थी कि इसकी बच्ची के साथ स्कूल में क्या हुआ है, क्योंकि वह स्कूल के सिवा और कहीं नहीं जाती थी। प्रिंसिपल साहिबा बहुत पढ़ी लिखी और तेज औरत थी। खुद को इस मामले से निकालने के लिए इन्होंने इसे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को होश आ जाए तो खुद उससे पूछ लेना इसके साथ क्या हुआ है। हमें तो कुछ नहीं मालूम था। फिर इन्होंने मुझे इशारा किया कि वापस स्कूल चलो, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह मेरी क्लास की बहुत ज़हीन बच्ची थी और वाकई ही बहुत नेक थी। मैं खुद इस बात की गवाह थी कि वह बच्ची कितनी पाकीज़ा है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो कुछ हुआ था इसके पीछे किसी न किसी का तो हाथ जरूर था। मगर प्रिंसिपल साहिबा के हुक्म के आगे मैं बेबस थी। ये स्कूल का वक्त था और मुझे अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बच्ची की मां को सब्र की नसीहत करते हुए प्रिंसिपल साहिबा के साथ स्कूल पहुंच गई। सारी टीचर्स में यह तज कर रही थीं कि बच्ची नफीसा ने क्या बताया, लेकिन जब तक हम स्कूल लौटे बच्ची को होश नहीं आया था। मैं क्लास में गई तो दबी दबी सरगोशियां मुझे सुनाई देने लगीं। हर लड़की इस बच्ची के किरदार पर बात कर रही थी। सभी हैरान थे कि यह क्या मामला है, जबकि मेरी तबीयत अभी भी नहीं संभली थी। वॉशरूम का वह मंजर मेरे दिमाग को घुमा रहा था और एक 15 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वाकई ही यह कोई मामूली बात नहीं थी जिसको दबाया या छुपाया जाता। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। प्रिंसिपल साहिबा ने सख्ती से हिदायत की थी कि स्कूल में अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। वॉशरूम की सफाई करवाई गई और जो कुछ वहां से मिला था उसे भी नष्ट कर दिया गया था और वॉशरूम में पड़ा वह छोटा सा वजूद मुझे बुरी तरह से हिला गया था। इस तरह दोपहर हुई और छुट्टी हो गई। सब हजारों सवालों के साथ अब अपने अपने घरों को लौट गए। मैं अस्पताल पहुंची तो नफीसा की मां ने बताया कि इसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन आंखें इसने अभी भी नहीं खोली, इसलिए डॉक्टर इसे मुलाकात की इजाजत भी नहीं दे रहे थे। फिर वह मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मिस रूबी, आपको तो पता है कि मैं बेवा औरत हूं, घरों में काम करके गुजारा करती हूं। बस मैं यह चाहती हूं कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए।
ताकि इसका मुस्तकबिल मेरी तरह बुरा ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि स्कूल की चार दीवारी में मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म होगा। इसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मैंने कहा, तुम कैसे कह सकती हो कि इसके साथ जो कुछ हुआ वह स्कूल में ही हुआ? यह तो कई महीनों पुरानी बात मालूम होती है। नफीसा की माँ कहने लगी, क्योंकि कुछ महीनों से मेरी नफीसा स्कूल के नाम से कतराती थी, डरती थी। जब भी स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर इस्त्री करती तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती, अम्मा, मेरा स्कूल में दिल नहीं लगता, मुझे स्कूल नहीं भेजा करो। जबकि पहले तो वह किसी सूरत भी स्कूल से छुट्टी के लिए तैयार नहीं होती थी। मुझे लगा कि शायद जैसे जैसे बड़ी हो रही है, पढ़ाई से इसका दिल नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं इसे डांट डपट कर स्कूल भेज देती थी, यह समझाकर कि पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है नफीसा की माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। स्कूल में कुछ मेल्स टीचर भी थे जो लड़कियों के साथ थोड़ी फ्री भी होते थे और इनसे तन्हाई में बातें भी करते थे। खासतौर से सरफराज की तो आदत थी, वह मौका मिलते ही किसी न किसी लड़की के नजदीक होकर खड़े हो जाते और फिर बिला फजूल की बातें शुरू कर देते। लेकिन मैं किसी पर भी इस तरह शक नहीं कर सकती थी जब तक नफीसा होश में आकर खुद कुछ ना बता देती। कुछ देर गुजरी तो मेरे घर से फोन आने लगा। मेरी बेटी स्कूल से घर पहुंच गई थी। मेरे लिए परेशानी हो रही थी, इसीलिए मैंने नफीसा की माँ से इजाजत ली और कहा कि मैं शाम को आऊंगी। फिर मैंने इनके हाथ पर कुछ पैसे रखे और अपने घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचकर मेरा जहन नफीसा में ही उलझा हुआ था। शाम को मेरे शौहर दफ्तर से लौटे तो मैंने इन्हें सारा माजरा बताया, तो यह सुनकर वह हक्का बक्का रह गए। मुझे कहने लगे, वह बच्ची अगर तुम्हारी क्लास में पढ़ती थी तो क्या तुम्हें इतने दिनों में कुछ भी पता नहीं चला? मैंने अपने शौहर को बताया कि वह एक यतीम बच्ची थी। मैं हमेशा से इसे परेशान ही देखती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसका हाल बहुत अजीब था। वह क्लास में होकर भी क्लास में नहीं होती थी और इसके टेस्ट भी कुछ गलत आ रहे थे और पढ़ाई में भी वह कमजोर होती जा रही थी। बस बेदिली से सारा वक्त क्लास में बैठी रहती और इस बात को मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया था। फिर कुछ दिन पहले इसकी तबीयत भी काफी खराब थी। अक्सर बैठे बैठे इसे चक्कर आ जाते थे। वह बेंच पर सर टिका दिया करती थी और मैं यही समझती रही कि घर के हालात की वजह से वह शायद कमजोर और निढाल हो रही है। और काश मुझे पता होता कि इसकी परेशानी के पीछे क्या वजह है तो मैं इसकी मदद जरूर करती, तो मामला इस हद तक ना बिगड़ता कि आज वह जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी। मेरे सारे काम हो चुके थे। मैंने अपने शौहर से कहा कि मुझे अस्पताल लेकर चलें। वह मुझे अस्पताल ले गए। नफीसा को अब होश आ चुका था। मैं फौरन इसके पास गई। मैंने इसका हाथ पकड़ा। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने इसे कहा, नफीसा, मुझ पर भरोसा करो बेटे और मुझे बताओ कि यह सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया। लेकिन बस वह फूट फूट कर रो रही थी और मेरे लाख पूछने पर भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं डाला क्योंकि अभी भी इसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। मैं थक हार कर वापस घर लौट आई। मैं चाहती थी कि पुलिस को इस मामले की खबर करूं, लेकिन नफीसा की मां इस बात के लिए राजी नहीं थी। उसे लगता था कि ऐसा करने से मजीद बदनामी होगी और प्रिंसिपल साहिबा भी तो इस बात के हक में नहीं थी। मुझे अपनी नौकरी भी बचानी थी और नफीसा को इंसाफ भी दिलाना चाहती थी और इसीलिए अब मुझे ही कोई कदम उठाना था। मेरे शौहर मेरी नीयत जान गए थे। कहने लगे, जो भी करना हो सोच समझ कर करना, क्योंकि सबसे पहले तुमने ही इस लड़की को और इसके बच्चे को देखा था, इसलिए तुम भी सबके निगाह में आओगी। और यहां पर तो पुलिस शक के नाम पर जीना मुश्किल कर देती है। जंगल का कानून है कि बार बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाएंगे और तुम्हारी नौकरी पर भी इससे फर्क पड़ेगा और हमारा घर भी डिस्टर्ब होगा। मेरे शौहर वहीं दूर तक सोच रखते थे, खुद को दूसरों के मामले से दूर रखना चाहते थे, जबकि एक उस्तानी होने की हैसियत से मुझे लगता था कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी स्टूडेंट को इंसाफ दिलाऊं। दोबारा ना हो, इसके लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अगली ही सुबह मैं सीधे ही प्रिंसिपल साहिबा के दफ्तर में पहुंच गई और मैंने इनसे कहा, मैम, नफीसा वाले केस को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। इसकी मां ने तो पुलिस कंप्लेन नहीं की, लेकिन हमें यह काम करना चाहिए। आखिरकार
किसी ना किसी ने तो इसके साथ ज्यादती की है ना, और हो सकता है कि यह हरकत स्कूल में ही हुई हो। आपने खुद अपनी आंखों से इस बच्ची की हालत देखी है। इसने स्कूल के वॉशरूम में एक नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया है। शायद वह 4 या 5 महीने की हामिया थी। अगर ऐसे में वह मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? वह तो शुक्र है कि इसे होश आ गया और वह पहले से बेहतर है। लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ किसी और बच्ची के साथ हुआ तो? प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, आप एक यतीम बच्ची के लिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं मिस रूबी। मैं इसकी मां को खामोश करवा चुकी हूं और नफीसा के इलाज के लिए मैंने खुद पैसे भी भिजवा दिए हैं। अब आप इस किस्से को खत्म समझें। नफीसा की वजह से मिस राबिया की स्कूल को दांव पर नहीं लगा सकती हूं और ना ही अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकती हूं। कुछ ही दिनों के बाद मेरी हज की फ्लाइट है। अगर इस मामले के खिलाफ मैंने एक्शन ले लिया और पुलिस कचहरी के मामलात में पड़ गई तो मेरा हज पर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसिपल साहिबा ने 2 टोक लफ्जों में अपना फैसला सुनाते हुए मुझे क्लास में जाने का हुक्म दिया और मैं अपना मुंह लिए क्लास में पहुंच गई। आज क्लास में मौजूद पूरी 50 लड़कियां मेरी मुंतजिर थीं और मैं बार बार एक एक चेहरे को देख रही थी। अगर नफीसा आज इस मुकाम पर थी तो कल को इनमें से कोई और बच्ची भी तो हो सकती है। और बस यही ख्याल मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। मैंने लड़कियों से तन्हाई में बातचीत शुरू की। जो लड़कियां नफीसा के करीब बैठती थीं, मैंने इनसे भी सवाल जवाब किए। सबका यही कहना था कि नफीसा का रवैया कुछ दिनों से बिल्कुल बदल गया था। लेकिन असल बात क्या थी, किसी को पता नहीं था। फिर एक बच्ची जो नफीसा के साथ आती और जाती थी, इसने एक ऐसी बात बताई जिसने मुझे चौंका के रख दिया। वह कहने लगी कि कुछ महीनों पहले कंप्यूटर के सर ने नफीसा को छुट्टी के वक्त स्कूल में रोका था। दरअसल नफीसा कंप्यूटर में काफी कमजोर थी। इस बेचारी के घर पर कंप्यूटर जैसी सहूलत मौजूद नहीं थी और ना ही घर में कोई ऐसा था पढ़ा लिखा जो उसे कंप्यूटर के बारे में समझ सके। वह बार बार कंप्यूटर के टेस्ट गलत देती थी और कंप्यूटर के सर ने इसे कहा था कि छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें कंप्यूटर समझा दूंगा। इस दिन वह मेरे साथ घर नहीं गई थी और इस दिन के बाद नफीसा का रवैया बदल गया था। मुझे लगा कि शायद सर इससे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए वह मगरूर हो गई है और इसकी नजरों में मेरी कोई हैसियत ही नहीं रही। इसलिए मैंने भी इससे बातचीत करना खत्म कर दिया था। ये कहकर वह बच्ची बिल्कुल खामोश हो गई थी और मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सर सरफराज के बारे में मेरा शक इस हद तक ठीक होगा। मैंने सोचा था कि यहाँ वहाँ भटकने के बजाय सीधा सरफराज सर के पास पहुंचकर इनसे सवाल जवाब करूंगी। फिर छुट्टी के वक्त जब सारी टीचर्स निकल गईं और सरफराज सर की यह बात सुनकर मैं चौंक गई थी कि वह इतने मुस्लिम होकर यह सब जवाब कैसे दे रहे थे। अगर वह मुजरिम होते तो कभी ऐसी बात ना कहते। मैंने सख्ती से इनसे पूछा, आपने आज से 5 महीने पहले जैनब को छुट्टी के वक्त क्यों रोका था? आखिर ऐसा कौन सा काम था जो छुट्टी के बाद मुमकिन हो सकता था? मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, मिस रूबी, आप मुझ पर शक कर रही हैं और आपको लगता है कि मैंने नफीसा के साथ। मैं खामोश थी तो वह खुद ही बोल पड़े और कहने लगे, नफीसा कंप्यूटर में काफी कमजोर आ रही थी, इसीलिए मैंने इसे छुट्टी के बाद रोका था ताकि लैब में बिठाकर आराम से कंप्यूटर पर समझा सकूं। लेकिन इत्तेफाक से मेरी बीवी का फोन आ गया। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और वह अस्पताल में थी। और आप भी जानती हैं कि 5 महीने पहले मेरे घर पर बेटी की विलादत हुई है और वह वही दिन था। मैं स्टाफ रूम में था जब मेरी बीवी का फोन आया। मैंने चौकीदार से कहा कि नफीसा कंप्यूटर रूम में मेरा इंतजार कर रही है, इसे वापस घर भेज दो, और मैं खुद अस्पताल के लिए निकल गया। बस इस दिन यही बात हुई थी। आप चाहे तो नफीसा से भी पूछ सकती हैं या फिर चौकीदार से भी इस बात की गवाही ले सकती हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं और मैं किसी भी बच्चों के साथ ऐसी हरकत करने का सोच भी नहीं सकता। सर सरफराज ने अफसोस से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं लड़कियों से सिर्फ इसीलिए बातचीत करता हूं ताकि वह मुझसे सवाल जवाब करते हुए ना झेपें, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मेल टीचर्स से पढ़ना मुश्किल लगता है। वह अफसोस से मेरी तरफ बड़ी नजरों से देखते हुए चले गए।
और मैं उनके जाने के बाद सोच में पड़ गई कि अगर सर सरफराज ने भी यह हरकत नहीं की तो फिर किसने की है। मुझे अब भी किसी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, इसलिए मैं चौकीदार के पास पहुंच गई। मैंने इसे कहा, बताओ 5 महीने पहले कंप्यूटर लैब में नफीसा के साथ क्या हुआ था। मैं बस अंधेरे में तीर चला रही थी ताकि सर सरफराज की असलियत मुझे पता चले, लेकिन चौकीदार के चेहरे की रंगत ने मुझे चौकस कर दिया। वह हकलाते हुए कहने लगा, जी मुझे कुछ नहीं मालूम। इसका अंदाज बता रहा था कि इसे कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम है, इसलिए मैंने सख्ती से कहा, मैं पुलिस को इत्तलाह करने जा रही हूं क्योंकि मैं अब सारा सच जान गई हूं। मुझे खुद नफीसा ने सब कुछ सच सच बता दिया है। लेकिन चौकीदार ने अपना मुंह ना खोला, बस यही कहता रहा, बीबी जी हमें कुछ नहीं मालूम है, हम तो अपनी ड्यूटी करते हैं। इससे पहले कि मैं मजीद सवाल जवाब करती, प्रिंसिपल साहिबा वहां पहुंच गई और गुस्से से कहने लगी, मिस रूबी आपको समझ क्यों नहीं आता, यह बात अब खत्म हो गई है, आप अपने घर जाएं। कल मेरी हज की फ्लाइट है, मैं सुबह निकल रही हूं, इसीलिए मैं कोई नया तमाशा नहीं चाहती। प्रिंसिपल साहिबा ने चौकीदार को भी वापस भेज दिया था और इनके कहने पर मैं भी वापस अपने घर लौट आई। फिर जब शाम को मैं नफीसा से मिलने गई तो मैंने इसे कहा, तुम मुझे बताओ कंप्यूटर लैब में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। क्या सर सरफराज तुम्हारे पास आए थे या फिर चौकीदार। मेरी बात सुनकर वह इस तरह रोई जैसे मैंने इसका कोई जख्म कुरेद दिया हो, और फिर इसने वह सच्चाई मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने मुझे रोते हुए बताया कि इस दिन स्कूल में सर सरफराज ने मुझे रोका था, लेकिन उनकी जगह चौकीदार वहां आ गया था, और फिर इसने तन्हाई का फायदा उठाकर इसे कंप्यूटर लैब में बंद करके इसके साथ ज्यादती की और इसे धमकी दी कि अगर इसने यह बात किसी को भी बताई तो वह इसे जान से मार देगा। वह खौफजदा होकर खामोश हो गई, लेकिन फिर जब इसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो इसने यह बात चौकीदार को बताई, क्योंकि अक्सर चौकीदार स्कूल की छुट्टी के बाद इसके साथ ज्यादती करने लगा था। चौकीदार को इल्म हो गया था कि वह उम्मीद से है, लेकिन अपना गुनाह छुपाने के लिए इसने इसे बहुत सारी दवाइयां खिलाना शुरू कर दी। पिछले कई दिनों से इसके पेट में शदीद तकलीफ शुरू हुई, और फिर 2 दिन पहले इसने स्कूल पहुंचते ही स्कूल के वॉशरूम में 5 महीने के नामुकम्मल बच्चे को जन्म दिया था। अबॉर्शन की दवाइयों ने इसे इस हाल तक पहुंचा दिया था कि वह वहीं गिर के बेहोश हो गई थी। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचती तो शायद वह मर चुकी होती। यह सुनकर मेरी जान निकल गई और नफीसा की वालिदा भी हैरान रह गई थी। शायद इन्हें भी यह नहीं मालूम था कि इनकी बेटी किस अजियत से गुजर रही थी। सच्चाई जानने के बाद मैंने फौरन चौकीदार के बारे में पता किया, और यह जानकर मैं बड़ी हैरान रह गई कि चौकीदार मेरे स्कूल से निकलते ही अपने गांव के लिए रवाना हो गया था, क्योंकि उसे अपने पकड़े जाने का खौफ हो गया था। इसीलिए वह गांव भाग गया था। इसका गांव कौन सा था, वह कहां से आया था, कोई नहीं जानता था। नफीसा की मां ने मुझे पुलिस को इत्तलाह करने से और कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया था। वह मजीद नफीसा की इज्जत को दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। मुजरिम के बारे में जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिंसिपल साहिबा हज पर चली गई थी और मैं यह सोच रही थी कि क्या ऐसा हज कबूल होगा। वह चाहती तो चौकीदार बहुत पहले पकड़ा जाता, लेकिन इन्होंने कोई कदम न उठाया, बस अपनी स्कूल को बचाने में लगी रह गईं। मेरी सब वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों पर तवज्जो दें। अगर इनमें कोई तब्दीली देखें तो उनसे सवाल जवाब करें। बच्चों को अपना दोस्त बनाकर रखें ताकि बच्चे खुलकर आपसे अपनी हर बात कर सकें। आज के दौर में हम अपने बच्चों को किसी के भी भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसीलिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, उनके हर मामले पर नजर रखें ताकि वक्त पर ही आप हर ऊंच नीच से आगाह हो सकें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, जितनी ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की चीजों से हर वालिद, हर इंसान आगाह हो सके, क्योंकि आजकल हमारे मोहल्ले में यह सब चीजें आम हो चुकी हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक अस्पतालों में भी हमारी माँ बहनें, बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस वाकये से आपको सबक हासिल हुआ है तो सबसे पहले आप अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल होगी।
और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाह हू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।